डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चुनावी खर्च एक ऐसा मुद्दा है जिसमें निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल और भारत सरकार तीनों के ही अपने अपने दृष्टिकोण हैं। सैद्धांतिक रूप से यह माना गया है कि चुनाव में भागीदारी करने या निर्वाचित होने का अधिकार देश के हर नागरिक को है। इसलिए सबको एक समान अवसर प्रदान करने के लिहाज से चुनाव संहिता के तहत उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की गई थी, ताकि ऐसा न हो कि आर्थिक ताकत के बूते धनाढ्य वर्ग चुनाव जीत जाए और अपेक्षाकृत गरीब या सामान्य तबके का व्यक्ति इसमें पिछड़ जाए। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने निर्वाचन नियम 1961 के प्रावधान 90 में संशोधन करते हुए चुनाव खर्च सीमा में 10% इजाफा करने का फैसला किया है। इसके पीछे कोरोना महामारी को कारण बताया गया है। इसके अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए अब खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख से बढ़ाकर 31,75,000 रुपये की जा सकती है। इससे पहले फरवरी 2014 में चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई गई थी। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के फैसले पर अमल के लिए निर्वाचन आयोग ने कमेटी बनाई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च सीमा का अनुपालन कराने के लिए कई उपाय रखे हैं, जैसे कि खर्च की स्वीकार्य लागत को तय करना, खर्च पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, उम्मीदवार के खर्च संबंधी रजिस्टर की जांच और पर्यवेक्षकों के आकलन से उनकी तुलना, यहाँ तक कि उम्मीदवारों के प्रमुख चुनावी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करवाना आदि। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सारे उपायों के बावजूद चुनावों में धन के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने या खर्च की असलियत का पता लगाने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। जैसे जैसे धन खर्च के नियमन का प्रयास हुआ, वैसे वैसे इन नियमों को अप्रभावी बनाने के लिए नए नए तरीके भी खोज लिए गए। इसके लिए राजनीतिक दलों का आपसी सामंजस्य, पार्टियों का इस मुद्दे पर सुविधापूर्ण विरोध, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ ही प्रशासनिक शिथिलता भी दोषी है। राजनीतिक दलों का तर्क होता है कि चुनावी खर्च की अब तक निर्धारित सीमा अव्यावहारिक है। उम्मीदवारों पर तय सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में उनका तर्क होता है कि यदि चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ा दिया जाए तो उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। इसके बावजूद यथार्थ कुछ अलग है। आज़ादी के बाद भारत के लोकतंत्र पर धन का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। लोकतंत्र पर धन के प्रभाव को देखना हो तो कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। देश के पहले 3 लोकसभा चुनावों में सरकारी खर्च प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए था। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में यह 1483 करोड़ था, जो वर्ष 2014 में बढ़कर 2.5 गुने से ज़्यादा यानी 3,870 करोड़ रुपए हो गया। 1 करोड़ से अधिक की
संपत्ति वाले सांसदों का प्रतिशत सन 2009 में 58%, 2014 में 82% और 2019 में बढ़कर 88% हो गया। एक अन्य आंकड़े के अनुसार दोबारा निर्वाचित सांसदों की संपत्ति में 29% की औसतन वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 25 लाख रुपए, 2011 में 40 लाख रुपए और 2014 में 70 लाख रुपए कर दी गई थी। इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि अगर कोई सामान्य या निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जन सेवा के लिए राजनीति को माध्यम बनाना चाहे तो उसके निर्वाचित होने के आसार दुर्लभ हैं। दरअसल राजनीतिक दलों के कोष एवं उनके वित्तीय स्रोत के नियमन को लेकर कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। अगर हुए भी हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से या तो परिभाषित नहीं किया गया या उनमें ऐसी खामियां छोड़ दी गईं कि जिनका प्रयोग राजनीतिक दलों द्वारा आसानी से अपने अनुकूल किया जा सके, जैसे 20,000 रुपए से अधिक के दान का विवरण देने के कानून से बचने की, राजनीतिक दलों द्वारा अपने 90% तक के चंदे को इस निर्धारित सीमा के भीतर बताया जाता रहा। वर्ष 2003 में संसद द्वारा यह उपबंध किया गया था कि किसी प्रत्याशी के पक्ष में यदि कोई बड़ा नेता उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो उसे उस प्रत्याशी के निर्वाचन खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रत्याशी के अतिरिक्त उसके मित्रों, परिजनों, किसी निजी संस्था या निगम द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देकर अथवा किसी अन्य माध्यम से किए जाने वाले खर्च को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च को चुनावी खर्च में शामिल करने का आदेश दिया था, किंतु यहाँ भी सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग इस निर्णय को पलट दिया। समाप्त।